स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में। जैसा कि आपको पता है कि यूपी पेट का जो पेपर होगा उसमें आपको 5 नंबर के क्वेश्चन आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पूछे जाएंगे। तो आज अगर आप ये 75 क्वेश्चंस को लगा लेते हैं, एक ही वीडियो में कवर कराया जाएगा। अगर आप इनको देख लेते हैं तो आपका ये 5 नंबर एकदम फिक्स, कोई आपको ये 5 नंबर हिला नहीं सकता। ये 5 का 5 नंबर आप इसमें पाएंगे। तो चलिए इसी कड़ी में आज के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। पेशेंस बना के रखिएगा, पूरा का पूरा इसी वीडियो में 75 क्वेश्चन कवर होने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए पहले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा लिखा क्या हुआ है। एलन ऑक्टेवियन हुम, एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी ICS अधिकारी ने वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय संघ का आंदोलन मतलब इसका गठन किया 1862, 1876, 1884, 1891। तो इन क्वेश्चनों के हमें आंसर देते हुए चलने हैं और सारी चीज़ों को पढ़ते हुए चलना है। तो आपको समय तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन आप देखते चलिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। तो जब आप इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ बढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा C ऑप्शन, मतलब कि 1884। ठीक है, कह रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो 1884 ईस्वी में होता है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी। दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था, सुझाव दिया था कि इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था वो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में बम्बई के एक ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था तथा इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं आप इनको तैयार करिए और पढ़ते हुए चलिए। देखिए वीडियो लंबा बनेगा, हो सकता है 1.5-2 घंटे की वीडियो बन जाए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इस वीडियो को पूरा वॉच कर लेते हैं तो आपके 5 नंबर क्लियर हो जाएंगे और कोई डाउट नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल देखिए आपके पास है, देखिएगा लिखा महात्मा गांधी, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने। 1923, 1924, 1925, 1922। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या सही आंसर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जब आप देखेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1924। ठीक है, महात्मा गांधी 1924 में क्या बने थे, बेलगांव में, ठीक है, आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 40वें नंबर का अधिवेशन था उसके ये अध्यक्ष बने थे। इसमें देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है, एक ये भी आप तैयार करिए कि 1923 में जो विशेष अधिवेशन था वो अबुल कलाम आज़ाद ने किया था, उसकी अध्यक्षता, और ये दिल्ली में हुआ था। ठीक है, इसके बाद जो आपके लिए ये चित्तरंजन दास वाला जो है ये वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 1922 में जो 38वां अधिवेशन हुआ था वो देश बंधु चित्तरंजन दास जी ने किया था। ठीक है, और सरोजिनी नायडू का भी आप याद रखिए, 41वां अधिवेशन हुआ था 1925 में, सरोजिनी नायडू ने किया था। ठीक है, कानपुर में। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए इस वीडियो पे एकदम कॉन्फिडेंट रहिएगा। अगर ये 75 क्वेश्चन आप इजीली देख लेते हैं, आपको एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं, तो आप क्लियर कर जाएंगे कि आपका 5 नंबर क्लियर रहा। ठीक है, ऐसे मैं सारे वीडियोस का मास्टर वीडियो लेके आऊँगा जिससे आपकी पूरी हेल्प हो पाए। ठीक है, ये UP SSC द्वारा पूछे गए पुराने दिनों के क्वेश्चन हैं। देखिए राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था। दिसंबर 27, 1911 कलकत्ता में, जनवरी 26, 1931 कलकत्ता में, जनवरी 24, 1950 दिल्ली में, अगस्त 14, 1896 इलाहाबाद में। इसका आंसर देख लेते हैं। आप लोग अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, लिखा राष्ट्रीय गान जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा 11 दिसंबर 1911 को। ठीक है, इसका मतलब A ऑप्शन इसका सही था, लिखा गया। और पहली बार जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में गाया गया था। तो ये पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय आंदोलन से ये सारे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। इसका PDF भी आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा, परेशान न होइए कि हमारे पास PDF नहीं मिला हमें। ठीक है, इसके PDF भी आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर है, जनगण मन जो भारत का राष्ट्रीय गान है सर्वप्रथम कब गाया गया था। 27 दिसंबर। देखिए सेम क्वेश्चन आ गया। ठीक है, सेम क्वेश्चन का मतलब बदला हुआ एक रूप है। ठीक है, सर्वप्रथम कब गाया गया था, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1927। A है 27 दिसंबर 1911। तो इसका भी आंसर देखिए,
इसका पूर्व की तरीके से आंसर आप कहेंगे ए ऑप्शन है सर। 27 दिसंबर 1911 को पहली बार क्या किया गया था, गाया गया था। पिछले एक्सप्लेनेशन में आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिला है। आगे चलें, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलें। देखिए ये सारे क्वेश्चन बैक डेज में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं सारे। 1916 का लखनऊ समझौता जो महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने किया मुस्लिम लीग का साथ गठबंधन, अंग्रेजों के साथ संधि, होम रूल लीग से अलगाव, पूर्ण स्वराज की मांग। तो 1916 का जो लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था, क्यों था, ये आपको बताना है, ये पूछा गया क्वेश्चन में। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन पूरा ले लेते हैं ताकि आपको तैयार हो जाइए। जो 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसे हम लोग सूरत अधिवेशन 1907 से कांग्रेस का विभाजन 1916 ईस्वी तक बना रहा था। ठीक है, एनी बेसेंट ने गर्म दल और नरम दल को कांग्रेस के मंच पर पुनः एक साथ लाने का सफल प्रयास किया था। 1916 में ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की। ठीक है, दिसंबर 1916 ईस्वी मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों को लखनऊ में वार्षिक अधिवेशन में शामिल हुए और समझौता हुआ। यह समझौता जो हुआ था लखनऊ समझौता या फिर कांग्रेस लीग के नाम से जाना जाता है। ध्यान क्या रखना, ये क्या है कि इसमें एनी बेसेंट ने सफल प्रयास किया था नरम दल और गरम दल को इकट्ठा लाने का। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल आपका है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1882, 1884, 1885, 1889। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर क्लियर होगा, ये भी पेपर में पूछा गया। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसकी स्थापना हुई थी 1885 में, जिसे A.O. ह्यूम ने किया और इसके प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो मुंबई में हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष जो बने थे वो W.C. बनर्जी बने हुए थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो बने हुए थे वो बदरुद्दीन तैयब जी बने हुए थे तथा उस समय भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड डफरिन थे। प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो बनी थी वो एनी बेसेंट बनी थी और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो चुनी गई थी वो सरोजिनी नायडू चुनी गई थी। तो ये सारे पॉइंट्स आप देख पा रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और 5 नंबर के क्वेश्चन इन्हीं में से आपसे पूछे जाएंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, पूछा गया आपके पेपर में कि 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC, ठीक है, की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में कहाँ पे हुआ था? दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास। तो इजी है ये आंसर, हम लोगों ने देखा है। इसका आंसर क्या है? बम्बई में। ठीक है, इसका आंसर आप क्या बोलेंगे? बम्बई में। नेक्स्ट पेज, दूसरे पेज की तरफ चलते हैं। देखिए आपका 8 नंबर का सवाल ये रहा। ठीक है, देखिए लिखा दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था। लखनऊ में, कानपुर में, इलाहाबाद में, मेरठ में। तो सिंपल आंसर आप जान पा रहे होंगे अब, क्योंकि आप रिलेट करते हुए चीज़ें चले आ रहे हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या था? इसका आंसर है लखनऊ। अभी आपने पढ़ा है इसके बारे में। कुछ लाइनें और देखिए। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में 1916-1921 में दिसंबर 1916 में आयोजित कांग्रेस का जो 32वें नंबर का अधिवेशन था जिसे लखनऊ में आयोजित किया गया था, इसके अध्यक्ष आपने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा किया अंबिका चरण मजूमदार जी थे। इस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग को बीच एक समझौता हुआ था जिसके तहत मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक, ठीक है, और भी चीज़ें देखते हैं, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग कांग्रेस के द्वारा मान लिया जाना प्रमुख था। तो ये आपको क्लियर है, एनी बेसेंट ने सफल प्रयास किया था, ये भी आपने देखा। आगे चलते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? 1922 गया, 1923 दिल्ली, 1924 बेलगांव, 1925 कानपुर। देखिए मेरी बात मानिए, ये वीडियो देखते ही देखते आपका पूरा ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो ये चैप्टर है पूरा फिनिश हो जाएगा और आपको बहुत सी चीज़ें याद भी रहेंगी। 1-2 बार अगर ये वीडियो और मैं जो PDF आपको अवेलेबल कराऊंगा अगर आप पढ़ लेंगे तो पक्का क्लियर हो जाएगा। आइए, तो इसका आंसर आपको क्लियर ही हो गया होगा कि बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी ने क्या किया था? अध्यक्षता किया हुआ था। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना एवं अवकाश प्राप्त अधिकारी थे वो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिन्हें हम A.O. ह्यूम बोलते हैं, 28 दिसंबर 1885 को किया गया था इसकी स्थापना। ठीक है, भारत के सबसे बड़े राजनीतिक दलों में से एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समय
अधिवेशन आयोजित किए गए थे। कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो 1885 में बम्बई में आयोजित हुआ था। देखिए कई बार मैं रिलेट कर रहा हूँ, इसमें एक्सप्लेनेशन में कई बार रिलेट हो रहा है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये रटा जाएगा आपको, ठीक है। इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी जी ने किया था, ठीक है। और वर्ष 1924 में क्या हुआ था, बेलगांव अधिवेशन, कर्नाटक। बेलगांव याद रखिए, कर्नाटक के। कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में राष्ट्रपिता, ठीक है, महात्मा गांधी ने पहली बार, और यही कह सकते हैं उनके जीवन की अंतिम बार थे, और यही इनके जीवन का ये अंतिम बार का भी अधिवेशन था, ठीक है। आपको क्लियर रहना चाहिए ये सारी चीज़ें, ठीक है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। पूछा क्या गया कि भारतीय राष्ट्रवाद के चरण या प्रारंभिक चरण को कौन सा चरण बोला जाता है, जो 1885 से 1905 में भी कहा जाता है इसको, अंतिम, प्रारंभिक, मध्यम, संकटपूर्ण। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, इसको कौन सा चरण बोला जाता है। देखिएगा, इसका ऑप्शन आपने सी में लिया है, मध्यम चरण। कह रहा है भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को उदारवादी चरण, मतलब 1885 से 1905 का जो दौर था उसको उदारवादी चरण में रखा गया। प्रथम चरण की मुख्य घटना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना थी। अस्पष्ट लक्ष्यों के साथ स्थापित इस संस्था का प्रतिनिधित्व शिक्षित मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग कर रहा था, जो पश्चिम की उदारवादी एवं अतिवादी विचारधारा से प्रेरित था, ठीक है। और देखते हैं, अब देखिए एक जो स्वदेशी आंदोलन का एक जो चैप्टर है उससे भी आपके सवाल पूछे गए हैं। देखिए लिखा है, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका। तो इस चैप्टर से देखिए क्या क्वेश्चन पूछे गए उनको आप देखें। देखिए बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो 1905 में हुआ था। याद रखिए ब्रिटिश वायसराय कौन थे उस वक्त, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मिंटो थे, कर्जन थे, चेम्सफोर्ड थे, अरविंद थे। तो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। अभी देखिए राज्य मंडी परिषद में ये क्वेश्चन पूछा गया। इसके आपको दिखेंगे वायसराय कर्जन, ठीक है। आइए देख लेते हैं, कुछ इधर है एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए ये आपके सामने एक्सप्लेनेशन की बंगाल विभाजन में, ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय में ये 1905 का हुआ था। यह विभाजन जो हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने जो प्रशासनिक सुधार के नाम पर लोगों को राष्ट्रवाद की भावना को नष्ट करने एवं हिंदुओं और मुसलमानों को फूट डालने के उद्देश्य से किया था। बंगाल जो विभाजन के बाद बंगाल के लोगों को स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, और इसी आंदोलन का नाम बंगाल विभाजन के रूप में विरोध में चलाया गया था। तो 2-3 बातें आपको याद रखना कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। उस वक्त के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए कितनी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, रट डालिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वही है, वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे। सिंपल सा आप कहेंगे सर लॉर्ड कर्जन थे, ठीक है, तो कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं उस पर। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी। लीजिए 7 अगस्त 1905 को, 19 जुलाई 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को, या 1 सितंबर 1905 को। अब एक बात तो क्लियर है कि 1905 तो हमने देखा, ये बात तो क्लियर है। आइए डेट भी मेंशन कर लीजिए। डेट मेंशन हो जाएगा तो आपको रियल टाइम का याद हो जाएगा पूरा। कह रहा है जो ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया था, एक तो कर्जन के कार्यकाल में, कार्यकाल याद रखिए 1899 से 9 तक थी, ठीक है। इस निर्णय की घोषणा जो हुई थी वो 19 जुलाई 1905 को हुई थी। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 जुलाई 1905 को निर्णय लिया गया, निर्णय की घोषणा हुई थी, और 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था। तो इस सवाल का जवाब क्या है, निर्णय जो लिया गया था वो 19 जुलाई 1905 को लिया गया था, लागू करने में इसे समय लगा, और 16 अक्टूबर 1905 को इसको लागू किया गया। विभाजन का जो प्रमुख कारण था वो बंगाल में राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करना था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं जो पूछे गए पेपर में है। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, CR दास ने, आशुतोष मुखर्जी ने, या रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो इसका भी क्वेश्चन का आंसर हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। देखिए इसका आंसर है ए ऑप्शन, ठीक है। ए में कौन है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी हैं। तो इसका पूरा डिटेल्ड चर्चा करते हैं एक बार।
देखो 19 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन का निर्णय की घोषणा ले ली गई थी। तत्पश्चात हुआ क्या कि 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता का जो टाउन हॉल था उसमें एक बैठक संपन्न हुई थी, जिसमें स्वदेशी आंदोलन ने यह घोषणा की थी कि इस प्रस्ताव का बहिष्कार किया जाए। तो बंगाल विभाजन जो 16 अक्टूबर 1905 को लागू कर दिया गया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुझाव दिया कि इस दिन को हम लोग क्या करते हैं, शोक दिवस के रूप में मनाते हैं और संपूर्ण बंगाल में इसी दिन राखी दिवस के रूप में भी मनाया जाए। इस आंदोलन का नेतृत्व जो किया था, उस नेतृत्व का नाम आपसे पूछा गया, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी द्वारा ये नेतृत्व किया गया था। ठीक है, आगे चलें। देखिए इस वीडियो को मैं फिर आपसे एक बार कहूँगा, इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखिएगा, साथ ही साथ आप PDF भी पढ़ लीजिएगा। रात में सोते वक्त ऐसे ही लगा कि सो जाइएगा, आपको चीज़ें तैयार हो जाएंगी। ठीक है, आइए। अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ के वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों, विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे। आंदोलन कहा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन, विदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन। तो इस सवाल का देखिए जवाब का क्या आंसर था। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए सी था। सी मतलब कि स्वदेशी आंदोलन। 7 अगस्त 1905 ईस्वी को जब बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में जो स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई, इस आंदोलन में यही कहा गया कि जो विदेशी सामान है, कपड़ा, स्कूल, विशेष रूप से सबका बहिष्कार किया जाए। ठीक है, तो याद रखिए। नेक्स्ट पेज या नेक्स्ट सवाल चेक करते हैं। नेक्स्ट पेज की बात करेंगे। ठीक है, तीसरा नंबर पेज आपके सामने लीजिए। मेरे दोस्त वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी, बात मानिए, लेकिन याद रखिए ये 75 क्वेश्चन अगर आपने देख लिए अंत तक तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप अगर इसको ध्यान देंगे और इस PDF को 1 से 2 बार पढ़ लेंगे, पक्का आपका 5 नंबर फंसेगा। और पेपर के दिन के बाद मैं यही बताऊँगा आपको। नेक्स्ट सवाल, लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा एक मकसद नहीं था? तो बंगाली राष्ट्रीयता के मूल पर हमला करना, बांटो और शासन करो की नीति थी, ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन था, या सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना था? तो इसमें आंसर आप देख लीजिए। इसका आंसर आपको डी ऑप्शन दिया जा रहा है कि सरकार का जो प्रशासनिक भार को सहज करने के रूप में ये हुआ था। काफ़ी कुछ लिखा है, आइए देख लेते हैं। देखिए लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का कारण जनता, अब देखिए एक बात तो आपको याद हो गया होगा कि सर 1905 में ही बंगाल विभाजन हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन वहाँ का वायसराय था। रटा गया ना, और मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, जरूर रटिए। प्रशासनिक असुविधा के कारण बंगाल का जो विभाजन का कारण बना था, विभाजन करना पड़ा था, परंतु उसका मकसद जो था बंगाल की राष्ट्रीयता को भंग करना एवं सांप्रदायिकता, और जूम कर लेता हूँ ताकि आपको और ईजी दिखे। ठीक है, बढ़ाना। ठीक है, वेट, चलिए देखते हैं। ठीक है, यहाँ से देखते हैं। सांप्रदायिकता बढ़ाने के लिए अंग्रेज़ों, ठीक है, अंग्रेज बांटो और शासन करो की नीति में सफल हो सकें। ठीक है, अब देखिए कुछ चीज़ें और कह रहा है कि जो 19 जुलाई 1905 का ये जो बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया था, वो 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में बंगाल विभाजन के विरुद्ध ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसमें ये बोला गया था कि स्वदेशी अपनाने पर बल दिया गया था। ठीक है, और 16 अक्टूबर 1905 को जो बंगाल विभाजन जब लागू हुआ था, तो बंगाल ने इसे शोक दिवस के रूप में मनाया था। अब आप कह सकते हैं हाँ सर, हमें ये चीज़ की पूरी जानकारी हुई कि कब विभाजन हुआ 19 जुलाई 1905 को, कब इसका बहिष्कार के लिए कहा गया 7 अगस्त 1905 को, और सर ये लागू कब हो गया था, तो 16 अक्टूबर 1905 को। है ना तैयारी, ऐसे ही करनी है। नेक्स्ट सवालों के देखिएगा। लिखा है महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष में पहुंचे थे? ठीक है, ये भी देखिए क्वेश्चन पूछा गया। 1893, 1905, 1899, 1914। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है ए ऑप्शन, मतलब कि 1893 में। कह रहा है महात्मा गांधी। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं महात्मा गांधी जो सेठ अब्दुल्ला, ध्यान रखिए, सेठ अब्दुल्ला के निमंत्रण पर
1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। सेठ अब्दुल्ला ने गांधी जी से एक मुकदमा लड़ने के लिए बुलाया था, ठीक है। और गांधी का अफ्रीका जाने का सिलसिला यहीं से शुरू हुआ, लेकिन यहाँ भारतीयों के साथ भेदभाव देखकर गांधी अंदर से विचलित हो गए और डरबन यात्रा के दौरान गांधी जी ने खुद भी इसके शिकार हुए थे। क्वेश्चन एक और पूछा जाता है, कब महात्मा गांधी भारत वापस आए? तो वो डेट आप याद रखिए 1915, शायद अभी आगे क्वेश्चन में पूछा होगा, ठीक है। 1915 में वापस आए थे। आए तो कई बार थे, लेकिन ये डेट इंपॉर्टेंट है। और डेट फिक्स डेट देखिए 9 जनवरी को, तभी आप देखते हैं प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो 9 जनवरी को वापस आए थे 1915 में। आगे चलते हैं, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सवाल आपके सामने अब ये वाला, ठीक है। चलिए, महात्मा गांधी, ठीक है, किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा था असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया है? जोसेफ लेलीवेल्ड ने, जोसेफ डॉक ने, लुइस फिशर ने, एरिक फोनर ने। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर देखिए सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन में लुइस फिशर ने, ठीक है। मोहनदास करमचंद गांधी का जो जन्म हुआ था, एक बात क्लियर, 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर, बचपन से रटते आ रहे हैं। गांधी जी के राजनीतिक जो गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ये थी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो 1 अगस्त 1920 को हुई थी। मेरे भाई इसको याद करिएगा, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ईयर याद रखिए 1920 में हुआ, ठीक है। और डेट याद रखना, तो 1 अगस्त 1920 को हुआ था। महात्मा गांधी ने अमेरिकी जीवनी लेखक लुई फिशर ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन के एक युग का नाम। याद रहेगा, रट लो, 5 नंबर फिक्स है जाते जाते। नेक्स्ट सवाल है कि महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? देख लीजिए, पेपर में पूछा गया सवाल है। बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, BR अम्बेडकर। आप कहेंगे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए फिर वही बात, महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले मोहम्मद अली जिन्ना के भी राजनीतिक गुरु थे। देखिए, एक पॉइंट और क्वेश्चन घुमा के अगर पूछा कि जो महात्मा गांधी के गुरु थे या मोहम्मद अली जिन्ना के भी गुरु, किसमें से किसके और गुरु थे? तो भैया मोहम्मद अली जिन्ना के भी गुरु थे। महादेव गोविंद रनाडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले को वित्तीय मामलों की अद्वितीय समझ थी। उस पर अधिकार पूर्वक बहस करने की क्षमता से उन्हें भारत का ग्लैडस्टोन भी कहा जाता है, ठीक है। ग्लैडस्टोन बेहद इंपॉर्टेंट लाइन है। ये पूरी बातें आप रट लीजिए मेरे भाई, ये आपको तैयार रखना, ठीक। गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले किसके शिष्य थे? महादेव गोविंद रनाडे के। आगे चलें, नेक्स्ट पेज देखिए, टोटल 10 पेज हैं, जो हम लोग 30 नंबर पेज पे हैं। कोई नहीं, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। आगे की लाइन क्या है? थक के नहार यूं मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा। चलिए, बीच बीच में मोटिवेशन जारी रहेगा। महात्मा गांधी ने किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? 1921, 1922, 1923, 1924। देख रहे हैं कितनी बार रिपीट हो रहा है। रट डालो मेरे भाई, याद हो जाएगा आपको, ठीक है। अभी आप कहेंगे सर 1924, क्यों? क्योंकि आपने पढ़ लिया है, अब आपको ये चीज़ें याद भी हो गई हैं। आप डेट क्या देंगे सर? 1924 में बेलगांव का अधिवेशन जो था, बेलगांव मतलब जो कलकत्ता में था, एकमात्र एक ऐसा अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी जी क्या थे? उसके अध्यक्ष बने थे। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर देखिए 21 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया है, और टोटल आपको 75 क्वेश्चन कराने हैं जो पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। देखिए, रंगभेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटरमर्जबर्ग, ठीक है, पीटरमर्जबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल के डिब्बे के सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? इस कहानी को आप बचपन में अपने स्कूल के मास्टर से, अपने टीचर से सुनते रहे होंगे कि जब वो यात्रा करने जा रहे थे तो उन्हें ट्रेन के डिब्बे से ढकेल दिया गया था। अब बताओ भाई, ईयर क्या था? 1890, 1891, 1892, 1893। तो इसका आंसर ले लेते हैं। देखिए, क्या आंसर रहा होगा वो चर्चा करते हैं। देखिए, इसका आंसर था 1893, जब रंगभेद के कारण महात्मा गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका के पीटरमर्जबर्ग रेलवे स्टेशन पर प्रथम श्रेणी के रेल के डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था। क्यों? आगे चलें। तब सर लोग, जो हम लोग के टीचर्स बताते थे, वो ईयर नहीं बताते थे। लीजिए, ईयर ही पेपर में पूछा गया।
नेक्स्ट सवाल आपके पास है, महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया? लीजिए घुमा घुमा के क्वेश्चन। 3, 2, 1, एक भी नहीं। आप कहेंगे सर कितना? आप कहेंगे सर 1। क्यों? क्योंकि आपने तो रट लिया है, आपको तो याद हो गया है। कुछ नई बातें हैं तो देख लेते हैं। महात्मा गांधी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वां नंबर का एक जो मात्र अधिवेशन थी उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। याद रखिए 40वां किए थे। सब रट गया है तो ये भी रट डालो। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है? अहिंसा, ब्रह्मचर्य, व्यवसाय, सत्याग्रह। तो आप इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर है सी ऑप्शन, व्यवसाय। ठीक है, व्यवसाय इज द रॉन्ग आंसर। ठीक, कह रहा कि गांधीवादी दर्शन में महात्मा गांधी ने अहिंसा, ब्रह्मचर्य और सत्याग्रह, आपको तो अहिंसा और सत्याग्रह याद ही रहा होगा। ब्रह्मचर्य में आप हो सकता है कन्फ्यूज रहे हो, लेकिन ब्रह्मचर्य भी उनका एक संदेश था के बारे में विस्तृत व्याख्या थी। इन यौम लोगों को प्रोत्साहित किया है, जबकि व्यवसाय के बारे में गांधीवादी दर्शन का कहीं उल्लेख नहीं है। गांधी जी आत्मनिर्भर ग्राम समाज की संकल्पना पर जोर देते हैं तथा व्यवसाय के जरिए मुनाफाखोरी की निंदा करते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 24। 1917 को सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। खेड़ा, भारत छोड़ो, नागरिक अवज्ञा, चंपारण। तो ये बहुत फेमस है, इसको चंपारण वाले से रिलेट करेंगे सारे लोग। ठीक है, क्योंकि चंपारण पे ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए इसमें कुछ बातें। चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था 1917 में, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह यह भी था। ये बात याद रखिए। जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। हजारों भूमिहीन मजदूर एवं गरीब किसान खाद्यान्न के बजाय नील और अन्य नगदी फसलों की खेती करने के लिए बाध्य हो गए थे। यह तिनकटिया पद्धति, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, के खिलाफ किया गया आंदोलन था, जिसमें अंग्रेज बगानों के मालिकों द्वारा खेती की जमीन के 3/20वें हिस्से पर नील उगाना अनिवार्य कर दिया था। ठीक है, गांधी जी द्वारा सफल नेतृत्व के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को पहली बार क्या कहा था? महात्मा कहा था। कब कहा था? इसी चंपारण के आंदोलन के तहत। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 3 पेज खत्म किया हम लोगों ने, चौथे पेज की बात करते हैं। ठीक है, ये रहा आपका 25 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा सा ब्लर दिखेगा, कोई बात नहीं, मैं पढ़ देता हूँ ताकि ब्लर कम रहे। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह, ठीक है, सभा की स्थापना कब की थी? दिसंबर 1920, मार्च 1918, फरवरी 1919, अप्रैल 1921। तो इसका आंसर ले लेते हैं। देखिए इसका आंसर क्या है, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। इसका आंसर देखिए 1919 इसका आंसर है। महात्मा गांधी ने जो रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। इसके सदस्य पर इस कानून की अवज्ञा पर जेल जाते थे। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के पुरजोर विरोध किया तथा ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोगों की संज्ञा दी थी। ठीक है, आगे चले। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। महात्मा गांधी ने अर्थव्यवस्था की वकालत की, स्थानीय, केंद्रीकृत, विकेंद्रीकृत, ग्लोबल। अब इसका आंसर भी देख लेते हैं। इसका भी आंसर आप देखेंगे तो सी ऑप्शन इसका आंसर, विकेंद्रीकृत की बात इन्होंने की थी। देखिए महात्मा गांधी ने विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की वकालत की थी तथा कुटीर उद्योगों पर जोर दिया था। इनके अनुसार उद्योग व संपत्तियों पर केवल चंद लोगों का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। गांधी जी ने सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात की, जिसके अनुसार निर्णय आम सहमति से हो, ना कि मत गिनती द्वारा। याद रखिए विकेंद्रीकृत की बात की उन्होंने की थी। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। महात्मा गांधी के लिए भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। खादी, पहिया, नमक, धागा। इसका आंसर ले लीजिए। ये तो सिंपल आंसर है, आपको पहले से रटा गया होगा। महात्मा गांधी के लिए खादी भारतीय मानवता के लिए एकता एवं इसकी आर्थिक स्वतंत्रता की समानता का प्रतीक था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में खादी का बहुत महत्व रहा है। गांधी जी ने 1920 के दशक में गाँव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खादी के प्रचार प्रसार के लिए जोर देने के लिए कहा था। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे। नेक्स्ट सवाल आपके पास है कि निम्न में से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? गैर हिंसक अर्थव्यवस्था, विकेंद्रीकरण, कुटीर उद्योग, मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग, गांव या गांव सर्वोदय का पुनर्जन्म। तो देखिए इसका आंसर वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा गया है।
सी ऑप्शन लेंगे इसका। सी ऑप्शन मतलब मशीनरी और नवीनतम तकनीकी का अधिकतम उपयोग, ठीक है, इसी के तो विरोध में थे। गांधी जी बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण के कट्टर विरोधी थे। उनका विश्वास था कि बड़े पैमाने के उत्पादन से ही विभिन्न सामाजिक और आर्थिक दोष उत्पन्न हो रहे हैं। मशीनों का प्रयोग मनुष्य को आलसी बना देता है। महात्मा गांधी गैर हिंसक अर्थव्यवस्था, विकेंद्रीकरण, कुटीर उद्योग और गाँवों को सर्वोदय के समर्थक थे, ठीक है। आगे चलें। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया था कि द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक कौन है? मणिलाल गांधी, गोपाल कृष्ण गांधी, देवदास गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। यही ऑप्शन सही था और यही ऑप्शन सही है। और चलते हैं। तो देखिए ये वो लाइन लिखी हुई है जो बुक का नाम था, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। तो सारी लाइनें ठीक है। आत्मकथा उन्होंने गुजराती भाषा में लिखी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि ये लाइन तो सबको पता, लेकिन किस में लिखा था ये क्लियर नहीं रहेगा। गुजराती में लिखा था इन्होंने। आगे चलें। देख रहे हैं सारा क्वेश्चन गांधी जी से संबंधित पूछा गया है, जिनको वेट लीजिए। कह रहा है कि गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ना बताया कि आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। इनमें क्या शर्त में नहीं है, ठीक है। जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए। भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए। इसमें धर्मशाला और एक छोटा डिस्पेंसरी बनाया जाना चाहिए। या भोजन और कपड़ों के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो देख लेते हैं इसका। देखिए कुछ शर्त जो थे, इसका आंसर तो है बी, ठीक है, कि ये वाला शर्त नहीं था। कौन सा शर्त? कि भाईचारे की भावना को विकसित करने के लिए पूजा एवं धार्मिक स्थल जो है एक दूसरे के बगल में बनाना चाहिए, ये नहीं था, ठीक है। और यही लाइन आप देखेंगे। 31 नंबर सवाल देखिए। महात्मा गांधी ने भाप से चलने वाले जहाज SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के किस प्लेस पे पहुंचे थे? जोहानसबर्ग, केप टाउन, डरबन, पोर्ट एलिजाबेथ। आइए कुछ लाइनें देखते हैं, बहुत बेहद इंपॉर्टेंट ये भी लाइन आपके लिए। महात्मा गांधी ने 1893 में भाप से चलने वाले जहाज SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के डरबन में पहुंचे थे, ठीक है। तो आप इसका आंसर क्या लगाएंगे? डरबन इसका आंसर लगाएंगे, ठीक है, डरबन इसका आंसर। और देखिए वह दक्षिण अफ्रीकी भारतीय समुदाय के नेता बने। दक्षिण अफ्रीका में अहिंसक आंदोलन में भी भागीदारी थे ये। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 32। गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर ब्लैंक बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की थी। रस्किन, नाटाल, प्रिटोरिया, फोनिक्स। देखिए कौन सा स्थापित किया था इन्होंने? तो 1904 में इन्होंने स्थापित किया था फिनिक्स बस्ती। आंसर क्या बोलेंगे? डी ऑप्शन, ठीक है। एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना हुई थी। यह दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में था, ठीक है। आगे चलें, पेज नंबर 5 लेते हैं। बढ़ रहे हैं जल्दी जल्दी हम लोग, क्यों? डर मुझे भी लगा था फासला देखकर, पर मैं चलता गया रास्ता देखकर। मेरी मंजिल खुद ब खुद करीब आती गई, मेरा हौसला देखकर। आगे बढ़ते हैं। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा। आप कहेंगे सर चंपारण तो बिहार से संबंधित है, कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ठीक, इसका आंसर क्या हो गया? 1917 में चंपारण सत्याग्रह बिहार से, चंपारण जिले में अंग्रेज मालिकों के विरुद्ध किया गया था। चंपारण के जो किसान थे, अंग्रेज मालिकों ने एक करार कर रखा था। वो करार क्या था कि जिसके अंतर्गत किसान को अपनी कृषि के क्षेत्र का 3/20वां भाग जो था नील की खेती करनी पड़ रही थी। इस पद्धति को तिनकटिया पद्धति का नाम दिया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नील की खेती से संबंधित है तिनकटिया पद्धति। आगे, गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? 10 मार्च 1930, 12 मार्च 1930, 4 अप्रैल 1930, 4 फरवरी 1922। आइए इसका भी आंसर देख लेते हैं। गन्ना पर्यवेक्षक में पूछा गया। तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने वायसराय को सूचित किया कि वे अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा करने जा रहे हैं। दांडी मार्च जो था वो अंग्रेजों द्वारा लाए गए नमक कानून का विरोध था। पेपर में पूछा गया डेट बाय डेट, यहाँ तक कि ये भी पूछा गया कितने अनुयायियों के साथ वो दांडी यात्रा किए थे, तो 78। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक। तो लीजिए इसका आंसर। इसका आंसर आपके पास है 4 जून 1944 को सुभाष चंद्र बोस। ध्यान रहे, सिंगापुर के रेडियो से एक संदर्भ में प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को देश का राष्ट्रपिता अर्थात राष्ट्रपिता कहा था। देश का पिता मतलब कि राष्ट्रपिता तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। असहयोग आंदोलन किन सन में प्रारंभ हुआ? आ गया क्वेश्चन। 1919, 1920, 1921, 1922। आप कहेंगे सर इसका तो पहले से हमको पता है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जो डिटेल्स है उसको आप देख डालिए, ठीक है। डिटेल्स में क्या है कि असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत थी वो गांधी जी ने किया था, ठीक है। 1 अगस्त 1920 को हुआ था। इस दिन तिलक की मृत्यु हुई थी। बेहद इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको फिर से समझिए। कहा गया कि गांधी जी ने जिस दिन असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी मतलब 1 अगस्त 1920 को, उसी दिन तिलक की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। पेपर में पूछा गया सवाल है। असहयोग कार्यक्रम पर विचार हेतु सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन एक हुआ था। गांधी जी ने असहयोग प्रस्ताव का विरोध सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने किया, ठीक है। जबकि प्रमुख विरोधी थे कौन? CR दास थे। उनका विरोध विधान परिषदों के बहिष्कार को लेकर था। मदन मोहन मालवीय, CR दास, बिपिन चंद्रपाल, मोहम्मद अली जिन्ना, शंकर नायर के विरोध के बावजूद अली बंधुओं तथा मोतीलाल नेहरू के सहयोग से यह प्रस्ताव पास हो गया था। और देखिए, और दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में वीर राघवाचारी की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें CR दास ने असहयोग आंदोलन से संबंध प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव में उपाधियों एवं प्रशस्तियों को लौटाना, सरकारी स्कूल, कॉलेज, अदालत एवं विदेशी कपड़ों के बहिष्कार के साथ ही रचनात्मक कार्यों जैसे चरखा वितरण, स्वदेशी शिक्षण संस्थानों की स्थापना, मदपान निषेध, अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17 याद रखिए। आगे चलते हैं। देख रहे कितना गांधी जी से ही रिलेटेड क्वेश्चन है भैया। राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी एकदम छाए हुए हैं। सलमान खान गांधी जी। असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? फरवरी 1922, मार्च 1926, मई 1929, सितंबर 1925। तो अब ले लेते हैं कि असहयोग आंदोलन वापस कब हुआ था। तो ये रहा डेट। कह रहा है जो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा, ठीक है, गोरखपुर में हुई थी एक हिंसक घटना। इसके कारण गांधी जी ने क्या किया था? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। इस चौरी चौरा घटना में क्या हुआ था? एक उग्र भीड़ ने पुलिस थाने को ही आग लगा दिया था और 22 पुलिसकर्मी मर गए थे, मतलब मारे गए थे इसमें, ठीक है। तो ये कांड याद रखिए, चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। और कह सकते हैं फरवरी 1922 को ये असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था। आगे बढ़ें। ये नॉन स्टॉप क्लास चल रही भैया, कहीं पे टेक ओक नहीं लिया जा रहा है, ध्यान रहे। नेक्स्ट सवाल आपका है कि चौरी चौरा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आप तो ये तो सिंपल जान रहे हैं, कुछ बोलना ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। कहाँ पे है? आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश, अभी थोड़ी देर पहले तो आपने यही तो बताया, ठीक है। कहाँ पे है? गोरखपुर ज़िले में है, तो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और कुछ इसमें जानना नहीं है। 22 लोगों को आग में जला के मार दिए थे ये लोग, ठीक है। कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को, ठीक है। आगे चलते हैं। अब लीजिए सेम क्वेश्चन, ये भी देखिए कितनी बार ये चौरी चौरा रिपोर्ट हुआ है। सब लाइन याद रखिए। चौरी चौरा जो प्लेस है वो गोरखपुर में है, उत्तर प्रदेश में है। और 5 फरवरी 1922 में ये घटना हुई थी। 22 पुलिस वालों को मार दिया गया था। और इसी डेट को असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया था। क्यों? याद हो गया ना, रटा जाएगा भाई। तो इसका आंसर क्या रहेगा? बी ऑप्शन, ठीक है। आगे चलते हैं। ये लीजिए फिर सेम सवाल। चौरी चौरा जो आंदोलन की घटना हुई थी, गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था। किस जिले में घटी थी? भैया गोरखपुर में, और कहाँ घटेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, जब आप पढ़ लेंगे 3-4 बार तो कॉन्फिडेंट पावर आ जाएगा। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? अगस्त कथन के विरुद्ध, गोलमेज सम्मेलन के विरुद्ध, वेस्टर्न चर्चिल के प्रतिक्रियावादी उपागम, नमक कर के विरुद्ध। लीजिए फिर वही बात, आप कहेंगे सर इसमें डी ऑप्शन, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था 1930 से 1931 गांधी जी द्वारा वायसराय के सम्मुख रखे गए 11 सूत्री मांग पत्र पर विचार न करने के कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया था। पूछा गया है पेपर में कितने सूत्री कार्यक्रम थे? तो 11 सूत्री कार्यक्रम थे, ठीक है। यह आंदोलन अहिंसात्मक ढंग ले लिया था, इसीलिए गांधी जी ने इसकी शुरुआत जो
दांडी मार्च मतलब कि नमक कर के विरुद्ध किया था वो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 के दांडी नामक, क्या लिखा हुआ है, गुजरात के दांडी नामक स्थान से किया गया था। याद रखिए स्टार्ट वहीं से हुआ था। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन पूछ लिया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी को 11 सूत्री चेतावनी दिया गया था, क्या था वो? आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये लीजिए, इन चेतावनियों के संदर्भ में क्या सही है? रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना है, ठीक है, भू राजस्व में 50% की कमी करनी है, राजनीतिक कैदियों को रिहा करना है। तो इसमें क्या था वो देख लीजिए, इसमें पूरा इसमें डिटेल है 11 सूत्री कार्यक्रम। तो आप क्या करिएगा, मैं इसमें पूरा तो पढ़ने नहीं जाऊंगा, लेकिन आप क्या करिएगा मेरे दोस्त कि आप इसका जब PDF पाइएगा तो 11 सूत्री कार्यक्रमों को आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए क्योंकि 11 सूत्री कार्यक्रम आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कभी कभी। तो यंग इंडिया में लेख लिखा गया था, ये भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे। अब क्वेश्चन आपके क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, इससे सवाल जो पूछे गए थे वो देखिए। इससे कौन कौन से सवाल पूछे गए थे ये देख लीजिए भाई। 43 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? चंद्रशेखर आज़ाद, सूर्य सेन, भगत सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले। तो आप देखिए इसमें से कौन से नेता नहीं थे, तो आंसर इसका है डी ऑप्शन, गोपाल कृष्ण गोखले, क्योंकि ये तो राजनीतिक गुरु थे और किसके थे? तो महात्मा गांधी जी के थे। बाकी सब क्या थे? क्रांतिकारी थे। आगे चलते हैं, अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिरे जाने पर खुद को गोली मारा था? लीजिए ये भी सवाल पूछा गया है, आंसर ले लेते हैं इस क्वेश्चन का। किस प्लेस पे मतलब मारा था अपने आप को गोली? तो लिखिए, ये मैं दिखा देता हूँ आपको आंसर सहित, ठीक है। ये लीजिए, ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया, जो 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद ने, ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या किया था? सुखदेव व अन्य साथियों के साथ इलाहाबाद के जो एल्फ्रेड पार्क में भविष्य की योजनाओं के बारे में विचार कर रहे थे, तभी ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें घेर लिया और आज़ाद ने पिस्तौल निकालकर गोलियां चलानी शुरू कर दी। सुखदेव को वहां से भगा दिया। अंत में उनके पास एक गोली बची थी और आपको ये कहानी भली भांति याद है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अपने आप को गोली मार ली थी क्योंकि वो उनके हाथ लगना नहीं चाहते थे। उनका कहना था कि मेरे जीते जी तुम मेरे शरीर को नहीं पा सकते, मरने के बाद जो भी सही। तो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में उनकी मूर्ति लगी हुई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्बे नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया? यशपाल, भगवती चरण बोहरा, भगत सिंह, सूर्य सेन। आइए देखते हैं किसके द्वारा ये लिखा गया था। तो इसका आंसर है क्रांतिकारी भगवती चरण बोहरा ने बम का दर्शन द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब, ठीक है, लिखा था इन्होंने, ठीक है। हिंदुस्तान, जिसका शीर्षक था हिंदुस्तान प्रजातंत्र समाजवादी सभा का घोषणा पत्र, इसी में ये लिखा गया था। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर, वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों के गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? BD सावरकर, प्रफुल्ल चाकी, सचिन सान्याल, रास बिहारी बोस। तो ये बहुत सिंपल सा है, अभिनव भारत बहुत बार पेपर में चर्चा में रहा, तो इसको याद करिए। किसने किया था? 1904 में क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है, उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर, वन नारायण दामोदर सावरकर ने गोपनीय समिति मतलब गुप्त समाज के रूप में अभिनव भारत समिति का एक गठन किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनके भाइयों का नाम याद कर लीजिएगा, कौन कौन इनके भाई हैं, पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल आपके पास है, देखिएगा, पूछा गया कि गदर आंदोलन के नेता कौन थे? ठीक है, हरदयाल थे, भगत सिंह थे, मैडम कामा, श्याम जी कृष्ण वर्मा। तो भैया गरम दल के कौन थे नेता वो देख लीजिए। गरम दल के नेता थे 21 अप्रैल 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में अमेरिका में हुआ था। इसके आंदोलन के नेता थे लाला हरदयाल, ठीक है, या कह सकते हैं हरदयाल जी थे, ठीक है। तो ये बातें आप याद रखिए, पेपर में पूछे गए हैं। अगला सवाल देख लीजिए।
अगले सवाल में अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते करते किस क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गई थी? वाह भाई, जतिन दास, अनंत गुप्ता, पुलीन दास, विनय बोस। सल्यूट है ऐसे लोगों का जो लोग 64 दिन उपवास में रहें अपने देश के लिए। इनका नाम याद करिए और एक लाइक बोलिए या तो सल्यूट मारिए अपने जहाँ बैठे हैं वहाँ पे। नाम देखिए, जतिन दास अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक कैदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए 64 दिन के उपवास के बाद मृत्यु हो गई। 13 सितंबर 1929 को हुआ था। जतिन दास HSRA के क्रांतिकारी थे, हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन आर्मी के, ठीक है। उन पर भी लाहौर षड्यंत्र के मुकदमा केस के तहत ये चलाया गया था। जतिन दास को सल्यूट। आगे पेज नंबर 7 की तरफ भागते हैं। लीजिए 49 नंबर सवाल। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के किस ब्रिटिश जज पर बम मारा था और उसे मारने का प्रयास किया था, जो पहले कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे? कर्जन वाइली, किंग्सफोर्ड, जॉन मार्ले, लॉर्ड कर्जन। ले लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर ले लेते हैं बी ऑप्शन, ठीक है। आंसर क्या भैया? बी ऑप्शन, किंग्सफोर्ड, ठीक है। आइए कुछ बातें जरूर ध्यान रखिए। 1908 में DH किंग्सफोर्ड बिहार के मुजफ्फरपुर के ज़िले के न्यायाधीश थे। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका। किंग्सफोर्ड बच गए थे, परंतु दुर्भाग्य से उस गाड़ी में राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई थी। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली, परंतु खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया। 1908 ईस्वी में 15 वर्ष की आयु में खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। वे सबसे कम उम्र के फांसी पाने वाले क्रांतिकारी। सल्यूट इनको भी। खुदीराम बोस एक ऐसे व्यक्तित्व जो सबसे कम उम्र में इन्हें फांसी दिया गया था। ये भी बात आप याद रखिए, 15 वर्ष की उम्र में इन्हें फांसी दे दिया गया था। करने गए थे कुछ अच्छा काम, गलती से कुछ और हुआ, और ठीक है, सल्यूट। नेक्स्ट सवाल देखिए, 50 नंबर क्वेश्चन। मुक्त भारत समाज का स्थापना किसने किया था? GK गोखले, राजगोपालचारी, वीर सावरकर, अरुण आशफ अली। आंसर देखते हैं इसका। इसका आंसर आपको पता है, सी ऑप्शन है, ठीक है। सी ऑप्शन में क्या? सी ऑप्शन में वीर सावरकर, ठीक है। वीर सावरकर, देखिए मुक्त भारत समाज की स्थापना में वीर सावरकर ने की थी। जब वे छात्र थे, इंडिया हाउस में रहते थे, उसी दौरान अंग्रेज़ों ने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए क्रांतिकारी आंदोलन का गठन किया था। इन्होंने अभिनव भारत तथा मुक्त भारत समाज, फ्री इंडिया सोसाइटी जैसी संस्था की स्थापना की थी। किसने? वीर सावरकर ने। BD सावरकर 1909 ईस्वी में 1857 के विद्रोह पर एक किताब लिखा था, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इससे सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई थी। ये पुस्तक BD सावरकर ने लिखा है। आगे चलें, अब मिलान करना है, तो फटाफट मिलान करने में क्या क्या है मैं मिलान करने बता देता हूँ कि कौन कौन से लोग किससे संबंधित है, ठीक है। देख लेते हैं, इसमें डिटेल्स हैं, डिटेल्स देख के हम लोग आगे बढ़ चलेंगे। आइए देखते हैं, थोड़ा थोड़ा जूम करके पहले पढ़ते हैं। हाँ, लीजिए, काकोरी कांड जो हुआ था 9 अगस्त 1925, याद करिए 9 अगस्त 1925 को क्या हुआ था? काकोरी कांड हुआ था, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारी थे, इन्होंने सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर डाउन को काकोरी में लूटा था। चटगांव आर्मी रेड की स्थापना सूर्यसेन द मास्टर द, ठीक है, ने की थी, मतलब इन्हीं का नाम है पूरा, ठीक है। पश्चिम बंगाल के चटगांव बंदरगाह पे, ठीक है, चटगांव बंदरगाह में 18 अप्रैल 1930 को हमला किया। यही विद्रोह चटगांव छापा के नाम से मशहूर भी था। अलीपुर षड्यंत्र केस 18 मई 1908 ईस्वी को 34 व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें अरविंदो घोष छूट गए। इन्होंने अंग्रेजी भाषा में कर्मयोगिनी पत्र निकाला। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह को बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय सभा में बम फेंका। इस कारण से लाहौर षड्यंत्र के मुकदमा चला और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई गई। तो भैया इसका पूरा ऑर्डर क्रम यही था, ठीक है।
तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बी में एक बार फटाफट देख लेते हैं, सुन लेते हैं ताकि आपको समझ। बी ऑप्शन करेक्ट है। तो पहला दूसरे से मिलेगा, राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी षड्यंत्र से जुड़े हैं। दूसरा तीसरे से मिलेगा, दूसरा मतलब कि ये वाला तीसरे से मिलेगा। सूर्य सेन चटगांव शस्त्रागार छाप से संबंधित हैं, पेपर में पूछा जाएगा, याद रखिए, मजाक में मत लीजिएगा ये सब। अरविंद घोष थे अलीपुरा बम मामले से और लाहौर षड्यंत्र से संबंधित है भगत सिंह। आगे चलते हैं। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था, ये कारण था कि ये वाला कारण था? ये देखते हैं कौन सा कारण था। ये लीजिए, पूरा कारण ही आपके सामने रख दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध क्या कारण था? तो देखिए, गदर क्रांति जो प्रारंभ हुई थी, ठीक है, इसका सबसे प्रमुख कारण जो था वो प्रथम विश्व युद्ध था। तो इसका आंसर ए सही था। 1914 में क्या हुआ था? अचानक हुए प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय क्रांतिकारियों ने एक अवसर के रूप में देख लिया, क्योंकि भारतीय क्रांतिकारियों का मानना था कि ब्रिटिश हुकूमत पर किसी भी तरह का संकट भारत के हित में नहीं है, ठीक है, तथा देखते हैं, तथा यह भारतीयों के लिए क्या है? एक सुनहरा मौका है। गदर क्रांतिकारियों ने सशस्त्र संघर्षों के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमतों को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। 1 नवंबर 1913 को अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को नगर में गदर पार्टी का गठन हुआ। लाला हरदयाल द्वारा किया गया यह, इसकी अध्यक्षता मोहन सिंह ने किया था। सोहन सिंह ने इसकी अध्यक्षता सोहन सिंह ने किया था, ठीक है। गदर पार्टी पर प्रतिबंध और लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, कामागाटा मारू कांड, वेल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1914 तथा प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ घटनाएं गदर क्रांति के प्रारंभ में होने के कारण थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कामागाटा मारू कांड क्या है? तो 1914 इसका एक कुछ क्वेश्चन है, कामागाटा मारू है क्या? शायद ये जहाज़ या कुछ है, तो इसका आप एक बार जरूर देख लीजिए। अगर आगे मुझे मिलता है तो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? लीजिए फिर क्वेश्चन, इलाहाबाद, ठीक है, पता है ना आपको, ये सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन की गतिविधियाँ समाप्त हो गई थी। अगला सवाल, भारत के भीतर और भारत के बाहर दोनों में क्रांतिकारियों की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? राजा कुंवर सिंह, राजा महेंद्र प्रताप, छत्रपति साहू, नाना साहेब। तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर है बी, राजा महेंद्र प्रताप। भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारियों की सक्रिय भूमिका जो निभाया था, एकमात्र भारतीय राजकुमार थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह। 1886 में मुरसैन में हुए थे जन्मे और पिता इनके थे घनश्याम सिंह। 3 साल तक ये जेल में रहे और हाथरस के राजा हरि नाम सिंह ने इन्हें गोद लिया था। छोड़िए इनको, महान व्यक्तित्व हैं। आगे चलते हैं। अगला सवाल देखिए आपके पास है, महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को कहा जाता है? अनुशीलन समिति, मित्र मेला, सत्य शोधक, डेक्कन शिक्षा समाज। अच्छा क्वेश्चन है, इसका भी आंसर देख डालिए। बी ऑप्शन करेक्ट है कि महाराष्ट्र में जो 1900 में विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर द्वारा स्थापित एक गुप्त समाज थी, उसे मित्र मेला कहा जाता है, ठीक है। मित्र मेला ही 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हुआ, ठीक है। मित्र मेला ही अभिनव भारत में परिवर्तित हुआ और इसको गणेश उत्सव, ठीक है, गणपति उत्सव मनाने के सिलसिले से शुरू किया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारी लाइनें हैं, जरूर देखें। चलिए 8वें नंबर पेज पे हम लोग पहुंच गए। फासला और हौसला दोनों बढ़ा हुआ है, फासला कम हुआ है और हौसला बढ़ा हुआ है, ठीक है। अगला सवाल, खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी? किंग्सफोर्ड, शोर, क्लार्क, बार्लो। तो इसका आंसर ध्यान रखिए, क्या आंसर है देखिए, कौन बोल रहा है, वेट, आइए इसका आंसर लेते हैं कि 1905 में जो हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल का विभाजन किया, ठीक है, तो विरोधियों में सड़कों पर उतरे अनेक भारतीयों को उस समय कलकत्ता मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड ने क्रूर दंड दिया। युगांतर समिति की एक गुप्त बैठक में किंग्सफोर्ड को मारने का निश्चय किया गया। इस कार्य हेतु खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल कुमारी चाकी का चयन किया गया था, परंतु इनके द्वारा फेंके गए बम जो थे वह बच गए। वैनी रेलवे स्टेशन पर पुलिस से घिरे जाने पर प्रफुल्ल कुमार चाकी ने अपने आप को गोली मार ली थी, परंतु खुदीराम बोस जो थे वो ब्रिटिश न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास के लिए
फांसी दे दिए गए थे, मतलब मार नहीं पाए थे ये लोग। चलिए, अच्छा ये सब पढ़ के आपको प्राउड फील होता है कि नहीं? अंदर से एक देशभक्ति की भावना आती है, मज़ा आता है कि हाँ सच में कुछ करके गए हैं सारे लोग और हमें भी कुछ करना है। ठीक है, देखिए 18 अप्रैल 1930 को हुई चिटगांव या चिटग्राम शस्त्रागार छापे की घटना। मैं पहले भी बोला था ये क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा गया। घटना का जो नेतृत्व हुआ था किया गया था किसके द्वारा? जिनमें क्रांतिकारियों ने डपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था। चित्तरंजन दास, गणेश घोष, बाघा जतिन, उल्लासकर दत्त, इसमें से एक ही नाम आपने सुना ही था। लीजिए आंसर वो भी, लीजिए क्वेश्चन का आंसर। 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को गणेश घोष की अगुवाई में क्रांतिकारियों की एक समूह में पुलिस शस्त्रागार डपारा पुलिस लाइन में कब्जा कर लिया गया। इस चटगांव शस्त्रागार छापा या चटगांव विद्रोह के नाम से जाना जाता है। नाम याद रखिए, गणेश घोष। आगे चलते हैं। विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 से जो सवाल पूछे गए हैं उनको देखते हैं। पहला सवाल, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की थी? 1909, 1919, 1935, 1947। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, हमेशा याद रखिएगा, सब में 1935 सही होगा। आगे चलते हैं। बड़ी सारी बातें हैं तो बातों पे छोड़िए इसको, आगे चलते हैं। आप इसके PDF को पढ़ लीजिए, ठीक है? इसके PDF को ही पढ़ना आपके लिए बेहतर रहेगा क्योंकि क्वेश्चन के टाइप केवल अलग हैं। ये थोड़ा सा ब्लर हुआ होगा बट एक बार मैं पढ़ देता हूँ। सेम क्वेश्चन है, किस अधिनियम से केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली के स्थापित किया गया? तो वही ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, ये भी क्वेश्चन ब्लर है लेकिन आइए प्रयास करते हैं। क्या क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ की प्रस्तावित किया था? ठीक है, 1892, 9, 1935। भैया याद रखिए, जो अखिल भारतीय संघ का जो प्रस्तावित किया गया था वो भी 1935 के थ्रू ही किया गया था। मैंने बोला सबका आंसर 1935 और ये आप डिटेल पढ़िएगा। ठीक है, ये डिटेल आप पढ़िएगा कि जो 10 अनुसूचियाँ थी उन इसमें क्या क्या बातें थी। ठीक है, PDF में आपको मिल जाएगा। पढ़ने में समय लगेगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन 1935 का ये जो अधिनियम था ये ज़रूर आप पढ़ डालिए। ठीक है, इसी में पूरी बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैं एक लाइन अगर बता दूं, है तो सारा इंपॉर्टेंट लेकिन ये वाली जो लाइन है, वर्मा को भारत से अलग किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। आगे चलते हैं, इसी अधिनियम के थ्रू अलग किया गया था। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? संघीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय विधानमंडल को या प्रांतीय राज्यपाल को? तो इसका आंसर ले लीजिए, इसका आंसर है B ऑप्शन। किसको दिया गया था? गवर्नर जनरल को दिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। पेज नंबर 9 पे हम लोग आ गए। देखिए करीब आ गए हैं 9 नंबर पेज पे। सेम क्वेश्चन सेम टाइप से। केंद्र और द्वैध शासन, संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया 1935 के अधिनियम के तहत। आगे चलते हैं। इधर क्वेश्चन थोड़े से ब्लर हुए हैं, ब्लर, लेकिन क्वेश्चन का सारा आंसर याद रखिए 1935 ही है। ये क्वेश्चन भी देखिए, किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से अलग किया गया? अभी चर्चा किया हूँ तो आप कहेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। आगे चलें, काफ़ी कुछ इसमें लिखा हुआ, ये मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। 1935 का जो था, बर्मा को तथा अदन को भारत के शासन से पृथक किया गया। सिंध, उड़ीसा 2 नवीन प्रांत बनाए गए। उत्तर पश्चिमी सीमा का प्रांत गवर्नर के अधीन रखा गया। केंद्र या संघीय सरकार के लिए द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी और भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना भी हुई थी। याद रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के थ्रू हुई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के थ्रू हुआ था। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन, वो जब आप पढ़ लेंगे ना, जो वो जिसमें जितनी अनुसूचियाँ थी 11 या 10 अनुसूचियाँ, उन्हीं से ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बार बार। कह रहा है कि कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अव्यय नहीं है? तो इसमें देख लीजिए आंसर सीधा A वाला ऑप्शन, कि देश के लिए लिखित संविधान हो। इसमें यही इसका अव्यय नहीं है और यही चर्चा नहीं है, बाकी सब चीज़ों की चर्चा हुई है। ठीक है, आगे चलें। देखिए क्वेश्चन और पूछा क्या गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद? तो इसका आंसर ले लीजिए,
इसका आंसर क्या है देख लीजिए। इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने कहा। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि दास्ता का नया अधिकार पत्र अनैच्छिक, अप्रजातांत्रिक, अराष्ट्रवादी संविधान की संज्ञा दी। जिन्ना ने इसे पूर्णतः सड़ा हुआ और मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकृत बतलाया। ठीक है, कृष्ण मिशन के उत्तराधिक चेक की संज्ञा गांधी जी ने दी थी। ठीक है, तो ये ज़्यादा जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट सवाल आपका फिर 1935 के अधिनियम से लीजिए। ये भी क्वेश्चन सेम, आंसर भी आपको दिखेगा। 1935 के अधिनियम में उल्लिखित था क्या? ABCD तीनों था। प्रांतीय स्वायत्तता भी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व भी था, संघीय व्यवस्था भी था। आइए, काफ़ी कुछ था। ठीक है, अब देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन और आज़ाद हिंद फौज को तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित कुछ प्रश्न। हम लोग करीब पहुंच चुके अपने 75 क्वेश्चनों के। बहुत ही अच्छी बात है, बधाइयाँ, तालियाँ। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया? 1940, 1942, 1945, 1946। आप कहेंगे सर ये तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। बिल्कुल कॉमन है भाई, मैं कहाँ कह रहा हूँ इसमें कोई रॉकेट साइंस है। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव कांग्रेस कार्य समिति में दिया था वो 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया गया, जबकि भारत छोड़ो आंदोलन की जब शुरुआत की बात करेंगे तो वो 9 अगस्त 1942 को किया गया। ठीक है, इसी आंदोलन में ये कहा गया कि गांधी जी ने कहा था करो या मरो। पहली बार गांधी जी के अंदर एक उत्तेजना से शब्द में आए थे कि करो या फिर मरो। डेट याद रखिएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, कह रहा है करो या मरो का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था, अभी आपने पढ़ा है। ठीक है, कॉमन सा था, सारी बातें सेम सेम सेम, सब बातें सेम। ठीक, सारी बातें सेम। आगे चलते हैं, पेज नंबर 10 की तरफ हम लोग पहुंच गए हैं और क्वेश्चन नंबर 69। ठीक है, 75 क्वेश्चन टोटल है इसमें। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया? सेम क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन। आगे चलते हैं, सारी बातें एक बार देख लीजिए वापस। 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन और करो या मरो का नारा दिया गया। इस आंदोलन में ज़्यादातर बड़े नेताओं को 9 अगस्त को सुबह में गिरफ्तार कर लिया गया था। उसमें भी जो बड़े नेता थे उनमें कौन थे? गांधी जी और आगा खां महल, ये दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। आगे चलते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था। सूरत, मुंबई, भोपाल, उज्जैन, कौन सा था? अच्छा क्वेश्चन है, देख डालिए। बी ऑप्शन, मुंबई। ठीक है, देखिए, अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बम्बई की ग्वालियर टैंक नामक स्थान पर किया गया। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव की कांग्रेस कार्य समिति ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था वो 9 अगस्त 1942 को हुआ। आंदोलन को अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल देखिए, सुभाष चंद्र बोस वर्ष ब्लैंक दिया कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, 1932, 1938, 1941, 1943। आइए देखते हैं इसमें क्या आंसर है। देखिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। 1938 में जो कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन, याद करिए, इसमें सुभाष चंद्र बोस जी ने अध्यक्षता की थी हरिपुरा अधिवेशन में। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का एक गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। 1939 का जो तिरुपुरी अधिवेशन हुआ था या तिरुपुरा अधिवेशन हुआ, उसकी भी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। तो हरिपुरा और तिरुपुरा दोनों की अध्यक्षता किसने? सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है, आगे इस अधिवेशन में कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से विवाद हो जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस जी ने अपने अध्यक्ष पद त्याग दिया था। आगे चलते हैं, अगला सवाल है, रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का अग्रदूत है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय फौज, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग। आइए, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो जापान, मतलब बी ऑप्शन है, भारतीय राष्ट्रीय फौज। जापान में रहे क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने जून 1942 में बैंकॉक सम्मेलन में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। आज़ाद हिंद फौज का सर्वप्रथम विचार कैप्टन मोहन, आगे चर्चा करते हैं थोड़ा सा और आगे, कैप्टन मोहन, ठीक है, कैप्टन मोहन सिंह, यहाँ देख लीजिए, कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था और रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर आए थे। 5 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग व आज़ाद हिंद फौज की कमान जो थी वो सुभाष चंद्र बोस को दे दिया था।
ठीक है। आज़ाद हिंद फौज को सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में अस्थायी भारत सरकार की स्थापना हुई। रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग भारतीय राष्ट्रीय फौज संगठन का एक अग्रदूत था। तो ये बात आप याद रखें। यहाँ देखिए क्वेश्चन एक अच्छा सा, आज़ाद हिंद फौज की किसके नेतृत्व में लड़ी गई? तो आप कहेंगे सर सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में लड़ी गई। ठीक है, डी ऑप्शन। यहाँ देखिए कह रहा है 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने नेतृत्व किया था। इसका प्रथम सेनापति जो थे वो मोहन सिंह जी थे और राशिद अली को 7 वर्ष का कारावास दंड दे दिया गया था। 1945 को आज़ाद हिंद फौज के लाल किले के दिल्ली के मुकदमे पर पैरवी में भूल भाई देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, कैलाश नाथ काटजू प्रभावित शामिल हुए थे। आगे चलते हैं। 74 नंबर सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता है? लीजिए आंसर सिंपल सा है, सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता है। ठीक है, कुछ नाम है देख लीजिए। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। ठीक है, आगे चलते हैं। थोड़ा सी बातें और, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से संबोधित किया था। इन्होंने भारत के स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। पेपर में पूछा जाता है। लीजिए भैया पहुंच गए आखिरी नंबर सवाल 75 नंबर पे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की थी? जुलाई 1943, सितंबर 1943, अक्टूबर 1943, दिसंबर 1943। इसका आंसर ले लेते हैं। देखिए तो इस आखिरी सवाल का हम लोग जवाब अब देख लेते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या है? सी ऑप्शन, अक्टूबर 1943। देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की जो स्थापना की थी वो अक्टूबर 1943 को की थी। 2 जुलाई 1943 को सिंगापुर वो पहुंचे थे और 5 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने भारतीय स्वतंत्रता लीग का जो अध्यक्षता थी वो सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ लाइनें यहाँ पे। देखिए 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना कर ली थी। यहीं से उन्होंने दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसा नारा दिया था। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज बहुत पसंद आई होगी और मैं फिर आपसे कहता हूँ 2 मिनट मेरी बातें सुन लीजिए। इसका मैं PDF आपको अवेलेबल करवा देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, और टेलीग्राम पे भी आप जुड़ जाइए, वहाँ भी मैं इसका PDF दे दूँगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद रात में सोने के बाद 2 से 3 बार अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं और एक बार एक PDF पढ़ लेते हैं, ठीक है, जो भी आप काम कर लेते हैं, इससे आपका ये 5 नंबर रेडी हो जाएगा और आपको कभी नहीं भूलेगा और इसी में से आपके 5 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये दावा है। चलिए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करें। कैसी लगी ये सीरीज, आगे किस सीरीज पे मैं कंटिन्यूसली वीडियो बनाऊंगा, सारा एक ही वीडियो में समेटूंगा। ठीक है, चलिए थैंक यू।